Yes. नमस्ते सभी को, बहुत बहुत सभी को वेलकम। आज सैटरडे है और फिर भी आप सभी लोग जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में हम लोग 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, जो सी अरुणा जी की किताब है, लिखी गई, वो चैनल द्वारा, मतलब इन सब मास्टर्स, जैसे आज हम जमदग्नि जी का, महर्षि जमदग्नि जी का बारे में सुनेंगे, उन्होंने सी अरुणा जी को क्या कहा है। तो उस परंपरा, या काफी जैसे वर्षों पहले, या हमारे हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से 5-6 हजार या 7 हजार साल पहले उन लोगों का जन्म हुआ था, उन ऋषि का। तो उनके समय में किस तरह के उन्होंने काम किए, लेकिन आज वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पहले तो मैं संदेश से ही शुरू करूंगी, और सभी को जो सभी बंधु, सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, मैम, रीटा मैम, अन्नपूर्णा जी, सभी, मधुलिन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, आप जुड़े हैं। तो मैंने आज एक्सपेरिमेंट भी किया है, पीछे से उनकी फोटो लगाई है। और देखिए वो किस तरह के, मतलब पोस्चर में है। उनकी कोई भी फोटो इस तरह की आती है कि वो हर समय खड़े रहते हैं, एकदम जैसे कि बिल्कुल तैयार होंगे, इस तरह का। तो इनकी स्टोरी भी थोड़ा सा, बस मैं, क्योंकि मैं इतना स्टोरी नहीं जानती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ कि ये परशुराम जी के पिता हैं। और इनके जो परशुराम जी का पहले नाम राम ही रखा गया था, फिर परशुराम रखा गया। और इनका जो व्यक्तित्व है, इनके जो संदेश में इनका व्यक्तित्व अभी भी झलकता है, जो सी अरुणा जी को दिया है। तो वहीं से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि जमदग्नि जी जो थे, वो अपने जीवन में उनका जो दृढ़ निश्चय था कि मैं हर चीज में, मतलब एक किस्म से वो एक डिसिप्लिन, जैसे आर्मी की डिसिप्लिन होती है ना। मुझे ये समझ में आया, जितना भी, आज मैंने बहुत कम प्रिपेयर किया है, लेकिन जितना भी मैंने प्रिपेयर किया, क्योंकि ये विषय मैं 2-3 बार ट्रांसलेट करके जिन स्पीकर को ये करना चाहते थे उनको दे चुकी थी। तो मैंने ये बार बार पढ़ा था, क्योंकि मैं ट्रांसलेट जब करती हूँ तो फिर पढ़ना तो, मतलब ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो मुझे ये समझ में आया था कि ये जो ऋषि हैं, जमदग्नि जी, ये बहुत ही जैसे आर्मी ट्रेन्ड पर्सन होते हैं ना। वो अगर कहेंगे कि 5 बजे मैं यहाँ पर मिलूंगा, तो 5 क्या, मतलब 4:55 पे या 4:58 पे वो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब उनके जो वाक्य होता है, जो वो कहते हैं, फिर वो उस तरह उस चीज को निभाते हैं। यानी उनके लिए जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो डिसिप्लिन है, वो बहुत मायने रखता है। और सचमुच में जो हमारा कोई भी, जैसे कोई ऋषि भी होता है, अगर वो पढ़ाई भी कर रहा है, तो हमें बहुत ही दृढ़ता से, परसिवरेंस से, और अपना एक समय सारणी बना के जो जो हम करना चाहते हैं वो करना चाहिए। इनका ये सार में एक मैसेज है। लेकिन मैं शुरुआत में ऐसे, क्योंकि फोटो भी देखिए उनके, हर समय वो तैयार दिखाई देते हैं एक आर्मी पर्सन की तरह। तो मैं कहना चाहूंगी कि इनके और इनके पुत्र का बहुत ही, मतलब एक किस्म से एक रिश्ता रहा है कि इन्होंने अपने पुत्र को भी इस तरह से ट्रेन किया है, बिल्कुल आर्मी किड की तरह, बहुत ही डिसिप्लिन की तरह। तो एक बार ऐसे होता है कि जमदग्नि जी की जो पत्नी है, उनका नाम रेणुका है। वो भी एक, मतलब राजकुमारी थी। और उनका विवाह इन महर्षि जी से हुआ था। तो वो एक बार पानी भरने गई थी, तो कुछ वहां पर देरी हो गई। तो ये ऋषि, जिस तरह का इनका मतलब है, मतलब जो तरीका था, इनका व्यक्तित्व था, वो नाराज हो गए कि आपको, मतलब देर कैसे हो गई। तो देर कैसे हो गई, और फिर इनने, मतलब उनके पति ने, रेणुका जी के पति ने, महर्षि जी ने अपने पुत्रों से कहा, उनके 5 पुत्र थे, कि आप अपनी माता जी को, मतलब इसका वो दो, दंड दो, और इनको, इनका सर कलम कर दो। मतलब इतना, ये इतने, मतलब क्या कहेंगे कि बहुत ही रूथलेस, इन्होंने शब्द रूथलेस यूज किया है, यानी कि बहुत ही कट्टर किस्म के रूल्स को अपनाने वाले और उस पर चलने वाले। तो इनके 4 पुत्र ने तो मना कर दिया, लेकिन जो इनका 5वां पुत्र था परशुराम, उसने सर कलम कर दिया अपनी माता का। और कहानी, मतलब देखिए कैसे है कि पिता की आज्ञा के अनुसार इसने पत्नी का, मतलब अपनी माता का सर कलम कर दिया। फिर पिता ने कहा कि अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब आपको क्या, मतलब पुरस्कार दिया जाएगा।
तो परशुराम जी ने कहा कि मेरी माता जी को जीवित कर दीजिए। तो फिर उनकी माता जी जीवित हो गई। तो कहने का अर्थ यह है कि ये चाहे वो सचमुच में घटित हुआ है, लेकिन ये जो कहानी है वो ये दिखाती है कि इनके पिता कैसे थे और इनके पुत्र फिर बाद में कैसे बने। तो यहाँ से ये कहानी शुरू कर रहे हैं ऋषि जी कि मैं बहुत ही, जैसे आम तौर पर कोई टीचर होता है, कोई शिक्षक होता है, या अभी तक भी हमने जितनी कहानियां सुनी हैं, कुछ ही जो टीचर हैं या मास्टर हैं, डिवाइन मास्टर जिनके के हमने संदेश दिया अरुणा जी से सुना है, उनसे ये सुना है, उनसे ये नहीं सुना है कि इतना मतलब आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, इतना आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं। पर ये अपनी बात ही इस तरह से शुरू करते हैं कि मैं एक रूथलेस टीचर हूँ, यानी कि बहुत ही कर्म, मतलब बहुत ही समय की तरह, और बहुत ही कट्टर जिसको कहेंगे कि कट्टरता से अपने जो भी कार्य है उसको संपूर्ण करने वाला, रूथलेस, अपने आप भी रूथलेस, और लोग ये जो इनके आसपास भी थे वो भी इन्होंने उसी तरह की तैयार किए, और अपने बेटे परशुराम की जो को भी इसी तरह तैयार किया कि वो बिल्कुल जो कहा मतलब जो वो करते थे बहुत ही डिसिप्लिन और रूथलेस की तरह करते थे। तो यहाँ पर से मैं थोड़ा सा भाग दिखाना चाहूंगी किताब में से। तो ये कहते थे, हाँ, तो इन्होंने यहीं से शुरू किया है महर्षि ने कि मेरा नाम ऐसा नहीं था, पर मेरा जमदग्नि ये नाम रूथलेसनेस के लिए पड़ा, क्योंकि मैंने ये जो अपना ये गुण है ये बहुत अच्छे से निभाया किया। कभी कहते हैं, मुझे जब ये पढ़ रही थी तो कभी कभी मैंने कहीं पहले भी सुना था कि अगर हम कोई भी चीज को पूरी लगन से करते हैं, तो ये जो रूथलेस वर्ड है इसमें हमें जो है कि बहुत गुस्सा या कुछ इस तीव्रता की भावना या कट्टरता की भावना दिख रही है। लेकिन इसमें परफेक्शन की भी भावना है कि यानी हर चीज को बहुत ही अच्छे से करना, बहुत ही सही तरीके से करना, परफेक्टली करना, ये इस तरह के ये मास्टर है। और ये कई सारे जो मास्टर्स हैं वो कहते हैं कि जैसे गुस्सा ना करें, समभाव में रहें, लेकिन इन्होंने अपने गुस्से को अपनाया है एक किस्म से कि किसी पर गुस्सा आया या जो उन्होंने गलत कहा तो गलत को गलत, सही को सही, इस तरह के ये टीचर हैं। तो मतलब कोई भी, कोई इस तरह के जो बोलते हैं ना लाग लपेट, या किसी तरह का कोई इस तरह का दो भावना नहीं कि हम कहना तो चाह रहे हैं, हम तो गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन बता ऐसे रहे कि नहीं तुम्हें ऐसे कर लेना चाहिए था, मतलब अपने वाणी में मधुरता ला रहे हैं लेकिन गुस्सा प्रकट कर रहे हैं नहीं, तो अगर ये गुस्सा प्रकट कर रहे हैं तो गुस्सा ही प्रकट कर रहे हैं, इस तरह के ये महर्षि। और इन्होंने ये कहा है कि तो तीसरा जो आप वाक्य पढ़ रहे होंगे, तो इनका ये मानना है कि जब हम एक आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ना की जो प्रयास कर रहे हैं, या एक स्टूडेंट है, एक पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी हमें यही गुण अपनाना चाहिए, यानी कि हर चीज में परफेक्शन, हर चीज में परफेक्शन या दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं उसमें पूरी लगन होनी चाहिए। मुझे ये समझ में आया इनके जो ये इन्होंने अपना संदेश लिखा है। और इन्होंने कहा है कि जो मेरा जो जीवन है वो भी इसी लगन, ये इसी संपूर्ण जो मतलब जो एक चीज लक्ष्य पर रहने वाली जो भावना है उसको ही दर्शाती है। तो और इन्होंने कहा है कि अपने, खैर मतलब अगर परशुराम जैसा अगर लड़का हो तो वो तो मतलब उनका पुत्र हो तो उनको तो मतलब एक गर्व होगा ही। तो बड़े गर्व से, जो जैसे कोई, जैसे हमारे मम्मी पापा या आप भी माता पिता होंगे तो आपको भी अपने बच्चों पर गर्व होगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़े गर्व से कि मैंने अपने बेटे को भी इन्हीं जो रूल्स रेगुलेशंस और इन्हीं वैल्यू सिस्टम के साथ बड़ा किया। और इनको ये भी कह रहे हैं कि जब हम इस तरह से पूरी तरह से परफेक्टली होके काम करते हैं तो हमें एक नया ही किस्म का कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस आता है, ये हमारे में अंदर एक शक्ति बन जाती है कि एक हमारे अंदर एक कि हम ये कर लेंगे, है ना। कई बार ऐसा ये जो निश्चय हम करते हैं, रूथलेसनेस या लगन कहीं पर कहाँ पर होती है कि जब हम कुछ निश्चित करते हैं
तब उसको पूरी तरह से निभाना, उसको पूरे अंत मतलब जहां तक कि वो उसका रिजल्ट पूरी तरह से आ जाए, तो तब तक उस चीज को निभाना। तो दोनों ही चीज इन्होंने परशुराम में अ, मतलब कूट कूट के भर दी, और ये बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र परशुराम को भी उसी तरह से बनाया, और उसमें जो कॉन्फिडेंस आया है वो इसी वजह से आया है जिस तरह से उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। अब ये जो मैंने लिखा था कि जो कहानी मैंने थोड़ी सी यहाँ पर लिखी थी कि उन्होंने भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया है कि इन्होंने जो कहानी का जिक्र किया है, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि वो भी एक रूथलेस, परशुराम भी काफी मतलब एक किस्म से पूरे रूल्स रेगुलेशंस और लगन से ही काम करने लगे थे। तो और ये कह रहे हैं कि ये शुरुआत से ही मतलब जब इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ये प्रैक्टिस किया इन्होंने, तो ये अब भी उसी तरह का मतलब है। और इनकी जो जो ये अगर ये एक टीचर भी है तो वो, क्योंकि ये वेद और उस तरह के आश्रम भी चलाते थे, तो या उसका पूरा मतलब एक किस्म से हेड टीचर थे, क्योंकि वेदों के तो ज्ञाता थे ही। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारे जो ग्रोथ है, हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है, तो मैं ये सब चीज दोहरा रही हूँ, पर इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है कि देखिए हर किसी के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। कोई संभाव, कोई मतलब मृदुभाषी होकर, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा है। बट इन्होंने इनका स्वभाव इस तरह का अलग है, और हमने अलग अलग लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं और उनके साथ काम करते हैं। तो इनका जब मैं देख रही थी, इनका जब संदेश पूरा पढ़ रही थी, तो इसी में ये मेरी समझ में आया कि अगर कोई हमारे साथ मतलब बहुत ही जैसे कि बोलते हैं ना स्पष्ट वक्ता, यानी कि वो मुंह फट, इसको अगर थोड़ा सा गलत तरीके से कहा जाता है तो मुंह फट, यानी जो उनके मन में है वो तुरंत कह देते हैं। तो ऐसे लोग जब मेरी कम से कम अपने पर्सनल में जब मेरे संपर्क में आए हैं, तो वो लोग ऐसा लगता तो है कि वो बहुत कटु होते हैं, या वो उनकी वाणी में मृदु कोई मतलब वो नहीं होता, छल कपट नहीं होता, लेकिन कई बार चुभ भी जाती है। और ये जो चुभ जाती है उसमें वो चीज सामने उभर कर आती है कि ये मेरे को चुभी क्यों। क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई कुछ कमी होगी और किसी ने पॉइंट आउट किया, तो मुझे लगेगा तभी तो मैं, वो चीज चुभती है। अगर कोई मुझे मतलब ये कहे कि भाई तुम तो जैसे कि सपोज अगर कोई मुझे कहे कि भाई तुम पीले रंग की हो, अब मुझे पता है कि मैं पीले रंग की नहीं हूँ या मैं लाल रंग की नहीं हूँ, तो फिर मैं तो उसमें हंस दूंगी। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा कह रहे हैं जो मेरे को पता है कि थोड़ा बहुत मेरे अंदर है, तभी तो मैं उसमें मतलब एग्रेशन या मुझ में कोई कटु लगेगा। तो वो उनका कहने का अर्थ है, टीचर वो होता है जो स्पष्ट रूप से अपने स्टूडेंट को या अपने जो भी चीज है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहे। तो हर चीज में इनका मतलब, वैसे तो इनका जो मैसेज है, इनका जो संदेश है बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से बात है कि हम अपना अपना व्यक्तित्व इस तरह से रखें कि बहुत स्पष्ट तरीके से बातें कहें, चाहे वो किसी को ठीक लगे ना लगे, और उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करना। मतलब इन्होंने अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट किया। और मुझे जो इस कहानी में मतलब जो मुख्य बात लगी कि हम जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि कई लोग, मेरे कई सारे कोलीग इस तरह के थे, पर जब बाद में हम उनसे संपर्क में आए और उनसे मतलब मेरी ज्यादा तब काम करते वक्त उनके साथ में करने लगी, तो मुझे समझ में आया कि ये मन का गलत नहीं है। मतलब ऐसे लोग मन के गलत नहीं होते हैं, बस उनको ये होता है कि स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने का उनमें एक तो कॉन्फिडेंस होता है, और वो बात को अपनी कोई मतलब घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में बहुत ही एक किस्म से एक आसान ही रहता है। यानी कि जो वो ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे कुछ और आगे कुछ और। तो इन महर्षि के भी जीवन में कुछ इसी तरह का था कि इन्होंने कभी भी मतलब ये नहीं किया होगा, या इनकी कहानियों में कई सारी कहानियां, विकिपीडिया में कई सारी कहानियां, मैंने तो एक ही कहानी सुनाई है कि जैसे इनकी विवाह का भी बहुत बड़ा प्रसंग है कि इन्होंने इतना बड़ा मतलब वहां पर जैसे उनके जो मतलब ससुर, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो राजकुमारी थी इनकी जो पत्नी थी, तो कि आपको इतना सब कुछ लाना पड़ेगा तभी इनकी आपकी शादी करवाएंगे इनसे। तो उन सब चीज का उन्होंने मतलब पूरा निभाया, उस चीज को लाए, फिर तभी उनकी शादी अपना विवाह किया।
तो हर चीज में जैसे हम इन्होंने अपना जो वचन है वो निभाया। और मेरे तरफ से आज के संदेश में इतना ही। अ, और मुझे इनका जो ये ट्रांसपेरेंट नेचर लगा मुझे इनका। और मुझे लगा कि अगर ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे मन में मेरे बड़ा मुश्किल होता है मुझे कुछ गुस्सा प्रकट करना, या बड़े मुश्किल से मैं अपना गुस्सा प्रकट करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का एक चैप्टर रहा। और आज मैं इनके बारे में बोली तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, स्पष्ट बातें करना ही कहीं कहीं पर मतलब अधिकतर अगर हम स्टूडेंट और टीचर की तरह रहते हैं, तो जब तक हम अपने स्टूडेंट को ठीक से नहीं बताते कि ये सही है ये गलत है, तो उनको भी मतलब डाउट ही रह जाएगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। और सही समय पे अगर उनको ठीक किया जाए तो आगे उनका जीवन भी काफी सुचारू रूप से चलेगा, और उनकी जो पढ़ाई है वो भी चलेगी। तो मेरे तरफ से आज इतना ही। अगर आप इन ऋषि के बारे में और कुछ जानते हैं या और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करें। बहुत बहुत धन्यवाद शिरीषा मैम, ऋतु, रीता मैम, अन्नपूर्णा जी, सभी, मधुलिन जी, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू शिरीषा जी। मैं बाहर हूँ मैम, यस यस। ये हाँ हाँ, कोई बात आवाज नहीं, भी आ कोई रहा बाहर बाहर। कोई बात नहीं, पर दिल से दिल को राह होती है, समझ में आ गई बात। समझ में आ गई बात। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मतलब ये थोड़ा यूनिक करेक्टर हैं जिनको ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है, और अच्छा लगा। डिसिप्लिन होना भी जरूरी है, बट वही है ना कि हम ऐसे मतलब ऋषि और ऐसे फर्स्ट टाइम इनको मैं जान रही हूँ। वैसे नाम सुना हुआ है, इनके बारे में पता है, और ये स्टोरी भी पता थी मुझे, जो उन्होंने अपनी माँ का सर कलम कर दिया था। पर क्या नाम था उनका, परशुराम। परशुराम जी ने, वो स्टोरी भी मेरे को मालूम थी। और फिर उन्होंने उनको जीवित भी कर दिया था। बट वही बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में पता नहीं इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना और उसको फॉलो करना, आई डोंट नो। मैं हाँ। थोड़ा हिल जाते तो हैं, मतलब चीज सुन के ना थोड़ा सा हिल जाते हैं। तो ठीक है, हर हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी होती है, कुछ अपने गुण होते हैं। तो डिसिप्लिन तो बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, लेकिन शायद पद्मा जी ज्यादा इसके ऊपर रोशनी डाल सकती हैं। हाँ, मैं आपकी बात से, पद्मा जी तो डालेंगे ही, पर मैं भी, मेरे भी मन में यही विचार था इन ऋषि के बारे में कि मतलब देखिए मैं तो नहीं हूं ऐसी, बट इनके बारे में समझ के ऐसा लगा कि इनके गुण को भी अपनाना है। खास करके जब हम, मतलब मैं कोई बात नहीं कह पाती हूँ, और खास करके मुझे मेरे पिताजी, मतलब मुझे हर चीज में हम अपना निकालते हैं ना, तो मेरे पिताजी भी काफी मतलब कि नहीं, इस तरह जैसे 8 बजे बोल दिया तो 8 बजे ही घर आना है। तभी मैंने वही सारे उदाहरण भी दिए। तो हमारे घर में भी काफी डिसिप्लिन था, जैसे कि घर में 8:30 बजे डिनर होना है तो 8:30 बजे ही डिनर होना है, इस तरह के। प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब बहुत अच्छा है। वो तो हाँ हम लोग भी देखो जॉब करते थे, स्कूल में 7 बजे पहुंचना है तो पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हाँ हो जाए। वो काम छोड़ के जाओ या जैसे भी जाओ, वो तो करना है। वो चीजें तो ठीक है, लेकिन वो जो क्रोध का एक लेवल होता है ना, डिग्री ऑफ एंगर, वो डिग्री ऑफ एंगर अगर इतना हाई हो, तो प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब एडजस्टमेंट में मुझे लगता है कि थोड़ी शायद आजकल के जमाने में होगा, तब नहीं होगा। मतलब आजकल के जमाने में इस एंगर के लेवल को बियर करना और निभाना, मे भी हाँ अंदर से कितना भी सच्चा हो, लेकिन वो एक जो सुपरफिशियल लेवल होता है ना एंगर का, वो ज्यादा दिखता है। और तुम्हारे अंदर क्या है वो बाद में दिखता है और कम दिखता है, और उसका इफेक्ट भी उतना नहीं होता जितना एंगर का होता है। तो वो मुझे मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है हाँ, लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं मैम, बिल्कुल सही रीता जी। जी मैम। बहुत अच्छा बताया अनुराधा जी। ये ऋषि मेरे लिए भी, जैसे आप सब कह रहे हैं, बड़ा ही अलग कैरेक्टर था, कि जिन्होंने मतलब गर्व से स्वीकार किया कि यस मैं निर्दयी हूँ। मतलब
ही वॉज प्राउड कि यस मैं ऐसा हूँ। और मुझे फिर बाद में ऐसा लगा कि जिसमें ज्ञान हो, आत्मविश्वास हो, खुद पर कॉन्फिडेंस हो, वही ये चीज को क्लेम मतलब एक्सेप्ट कर सकता कि यस हाँ मैं हूँ, बोलो क्या करना है। मतलब हर चीज की जब जानकारी है, आप उस लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद में मतलब मुझे बस यही समझ में आया कि मैंने कहा ठीक है, वो ज्ञानी भी उस लेवल के थे। जी बहुत जी सुंदर, जी। बहुत बढ़िया। और क्योंकि मैं दोबारा से ये कहना चाहती हूँ, शायद मैंने पहले भी कहा है कि हम इन महर्षि या ऋषि को इन कुछ कुछ जो इनकी जो इंसिडेंट्स है उसके बारे में उसमें देख रहे हैं, है ना, और उनको जी समझ रहे हैं। तो उनके ऐसा नहीं हो सकता कि ये पांच मतलब पुत्रों के पिता थे और ये जो भी है, तो इनमें करुणा नहीं होगी या इनमें कोई मतलब वात्सल्य नहीं होगा। तो हर चीज होगी, लेकिन इन्होंने इस मतलब वो हम उनको रिप्रेजेंटेटिव उसका मानते हैं, एंगर का। बिल्कुल। जी जी मैम, और कोई मुझे तो कुछ? लगता है ऐसे लोग अंदर से ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। हाँ हाँ। वो जो ऊपर से हार्ड होते हैं ना, वो अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। एक बार लेकिन मैं एक बस रीटा मैम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। ये मैं ना इस बात आपकी जो बात से मुझे एक कहानी याद आ गई। अब मैं जस्ट सुनाना चाहती हूँ अन्नपूर्णा जी, मैम प्लीज 1 मिनट और दीजिएगा। तो एक मैं अपने एक फ्रेंड के साथ, उनके पिता के साथ बैठी थी। ऐसे होता है ना, जब हम घर में जाते हैं तो कभी कभी सब लोग अपने कामों में लग जाते हैं, तो मैं उनके पिताजी के साथ बैठी थी। और वो जो मेरे फ्रेंड हैं वो काफी मतलब एक किस्म से आईआईटी में पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छी जगह पे काम करते हैं। उनकी पत्नी भी आईआईटी, मतलब उनके घर में एजुकेशन के लेवल ही कुछ अलग किस्म के हैं। तो उनके पिताजी के साथ मैं बैठी हुई थी, तो फिर मैंने कहा, ऐसी कुछ कुछ बात हुई, तो फिर मैंने कहा कि देखिए आपके बेटे तो मतलब आईआईटी में निकल गए थे, तो आपको कितनी खुशी हुई होगी। और वो साधारण, मतलब साधारण जिस तरह पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एक व्यक्ति होते हैं, वो भी किसी बड़े ओहदे में नहीं, किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को आईआईटी में डाला होगा, किस तरह से, इस तरह की बात होने लगी। तो फिर एक दिन बोलते हैं, फिर उसी में बोल रहे हुए कि जिस दिन इसका 10th का वो आया था ना, रिजल्ट, तो होता है ना 12th में कभी मार्क्स नहीं आ पाते हैं, आप बाद में यूपीएससी क्रैक कर लो, वो बात अलग होती है। तो इनके कि कोई मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर शायद 12वीं में नंबर कम आए थे या 11वीं में नंबर कम आए थे। तो ये 11वीं में का के रिजल्ट मेरे सामने लाया, और इसकी माँ बड़ी खुश कि मेरा बेटा जो है, उस समय यूपी बोर्ड में 60% लाना बड़ी बात होती है, तो इनके कुछ 65% कुछ आए थे। तो ये रिपोर्ट लाया, तो फिर इन्होंने सोचा कि माँ जिस तरह से पुचकार रही है तो पिता भी उसी तरह से पुचकारेंगे, मतलब खुश होंगे कि अरे 60%। तो इनके पिताजी ने वो रिपोर्ट कार्ड ऐसे फेंक दी, बोले कि मैंने इसकी रिपोर्ट कार्ड ऐसे फेंक दी। बोले तो, और फिर मैंने इसको खूब डांटा कि तुम्हारी जो वो है ना, जो जितनी तुम्हारी बुद्धि है, जितना तुम्हारा है, वो तुम्हारा 80% लाने का था और तुम 65% लाए हो। और ये बात फिर बाद में मतलब उन्होंने बोली कि मैं कितने कठोर मैंने अपना दिल बनाया होगा कि बच्चा इतना खुश है, घर में मिठाइयाँ आई हैं, और मैं अपने बेटे को जो है इतने अच्छे, मतलब पूरे आस पड़ोस में किसी के उतने परसेंट नहीं आए थे, और मैं अपने बेटे को डांट रहा हूँ। तो मैंने दिल में पत्थर रख के वो बात कही थी, क्योंकि मुझे इसका पता था कि मेरा बेटा जो है इससे ज्यादा कर सकता है। और फिर मैंने कहा कि तुम्हारे 65% इसलिए आए हैं, हो सकता है कि ये पूरे मतलब मोहल्ले में सबसे ज्यादा परसेंटेज हो, लेकिन तुमने क्या अपने 3 घंटे पूरे जो है वो अपने आप पढ़ाई मतलब अपना पेपर देने में किए या अपने दोस्तों को नकल करवाने में करा है? और वो सच बात थी कि इनके ये ना ऐसा अपना पेपर पूरा मतलब कि जिनके 60 से कर आ जाए, 60 मतलब प्रतिशत आ जाए, और बाकी ये नकल करवाते थे ताकि इनके दोस्त पास हो जाए। तो फिर बाद में इनको मतलब जब इतनी डांट पड़ी अपने पे और सबके सामने, मतलब लोग भी आए होंगे जब इनका रिजल्ट आया होगा, तब इन्होंने मतलब उस बात को अपनी गांठ बांध ली। और फिर तब मतलब यूपीएससी क्रैक करना तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी बड़ी बात होती है। और तब उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, और या आईआईटी क्रैक किया, फिर यूपीएससी क्रैक किया। तो फिर वो मेरे को आज जो आपकी बात थी कि उन्होंने पिता के रूप में कितना बड़ा मतलब बोलता कि मैं एक पिता के रूप में मेरे को कितना कठोर बनना पड़ा होगा उस समय, जब अपने बेटे को मैंने 4 लोगों के सामने ऐसी बात की। तो थैंक यू रीटा मैम, आपने ये मुझे याद दिया। जी अनुराधा मैम बहुत अच्छे से
आपने समझाया। वैसे तो मेरा मायके में जमदग्नि गोत्र है, बस इतना ही मालूम कुछ, या तो श्राद्ध करते या पूजा करते, तो ज्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं है। हमारे यहाँ ना रामायण ना महाभारत कुछ पढ़ते नहीं थे, क्योंकि जिंदगी के उसमें इतने उलझे हुए थे, तो सब कुछ मालूम था। लेकिन अभी आज सुना तो मेरे पापा में इसके 50 to 60% गुण थे, जैसे आपने बोला। उनको वो डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं शादी होके अभी उनकी डेथ तक मैं उनसे डरती थी, लेकिन अच्छे से बात भी करते थे हम, उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकते थे। लेकिन अंदर से एक डर था, जैसे क्लासिकल फिल्म भी देखना हो, पूछने में हिम्मत नहीं होती थी 6 महीने में एक फिल्म भी देखना हो। मेरे फ्रेंड्स तो हर महीने फिल्म देखते थे, लेकिन हमारे अंदर बहुत क्लासिकल ही गाने, या फिर वो हो, डांस का हो, क्लासिकल कुछ भी फिल्म है वो भी देखने में बहुत डरते थे। हेलो, हाँ, तो मेरी आवाज आ रही मैम? मैम मैं तो पद्मा जी को म्यूट करने पे लगी हूँ, शायद इनका ना या तो ऑडियो नहीं चल रहा है या ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो बाद में मैंने तब इनको इसके लिए हाँ। ओके, तो हमको पूरा उन्होंने डिसिप्लिन से ही पाला है। और मैं तो डरती थी, और फैमिली मेंबर जो भी थे, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, सब बच्चे को उनकी बात मतलब वो लगता था। वो ही नहीं, मेरे ताऊ जी भी है, वो भी है, उन्होंने बोल दिया मतलब बोल दिया। हम आवाज नहीं निकलती थी कुछ भी है। उसके कारण हम अभी भी डिसिप्लिन्ड है। अभी भी हम भले मैं नौकरी नहीं मिला मुझे, वो अलग बात थी, क्योंकि उनको गोल नहीं था मुझे नौकरी दिलाने का। मेरे पापा को बोले अरे ये इतना अच्छा मार्क्स लिया, जैसे आपने बोला हमारे जमाने में 60-65 तो सब खुश होते थे। लेकिन वो बाद में उनको, जब मेरे बच्चे हुए और लोग आते थे, तो उनकी गुस्सा उनको कंट्रोल नहीं होता था, क्योंकि मेरे भैया और मेरे कजिन सबको वो वायर होती थी ना, उससे पिटाई हुई है। बस मैं उतनी हिम्मत नहीं करी, उनको पिटाई होते देखा तो मैं बहुत सहमी सहमी से बड़ी हुई, पिटाई होती थी उससे। लेकिन अभी भी मेरे बड़े भैया बोलते हैं वो ऐसे थे, इसलिए हम जीवन के हर एक उसको समझ पाए, और अभी कॉन्फिडेंट खड़े हो पाए, पूरे फैमिली को संभाल पाए। लेकिन आपने जैसे बोला वो स्टोरी में आपकी फ्रेंड की, बहुत जरूरत है कभी कभी, ऐसा मुझे लगा। कभी कभी क्या, हमेशा ही जरूरत होती है। अपनी भावनाओं को रोको, और बच्चे को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा नाटक करो कि नहीं तुमने ये क्या किया, तुम्हें और एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो बढ़िया मैम, बहुत अच्छा था। परशुराम की कहानी भी बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर अच्छा पद्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो मैम। अनुराधा, आप मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस मैम आ रही है। सभी को आत्मवंदन। और अनुराधा मैम, आपको भी बहुत 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 अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया जब यमदग्नि का कैरेक्टर। हम जब यमदग्नि को कहते हैं ना, वो निर्दयी थे और बहुत गुस्से वाले थे। कोई व्यक्ति का हम जब कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं तो उसकी परिस्थितियां उसके पीछे रहती हैं बहुत ज्यादा। वो कैसे परिस्थिति से आया है वो भी बहुत इम्पैक्ट उसके ऊपर रहता है। जब यमदग्नि थे तो उनका जब जिस राज्य में वो राजा ऋषि थे, ये सप्त ऋषि में एक थे ना यमदग्नि, तो वहां का जो राजा था इनके ऊपर बार बार आक्रमण करता था, बार बार आक्रमण करता था। और इनको वो राजा से बार बार उनका आश्रम को बचाना पड़ता था। इतनी सा तो उनके राज्य से भी उनको निकाल देता था। और इनकी वाइफ भी एक बार जाती है रेणुका, और इतना मतलब अत्याचार करते हैं। इनके पास एक गाय भी रहता है, कामधेनु का एक सुशीला, कामधेनु नहीं रहता है, कामधेनु का सिस्टर के कुछ रहता है उसका, वो गाय सुशीला इनके पास रहती, वो गाय भी लेके चले जाते हैं। तो उनके ऊपर इतना अत्याचार होता है, वो राजा इतना अत्याचार करते हैं वहां के राजा। वो राजा का नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना अत्याचार करते हैं कि उस परिस्थिति में वो ऋषि को ऐसा ही मतलब बाहर से दिखाना ही पड़ेगा। अगर वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ऋषि के जैसे ही बिहेव करेंगे,
तो परिस्थितियों को झेल नहीं पाएंगे कि वो विद्या भी वो शिष्यों को दे भी नहीं पाएंगे। वो डिसिप्लिन और वो रूथलेसनेस होना जरूरी है उनकी वो परिस्थितियों में, वो डिमांड करता है, क्योंकि वो भीख तो मांग ही नहीं सकते, वो जितना भी कहे वो राजा सुनेगा नहीं। तो यू हैव टू बी करेजियस। तो जी मैम। उनका वो परिस्थिति था जो उनको वैसा कुछ वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए कहा था। नहीं, यमदग्नि कभी आप लोग परशुराम का, विष्णु पुराण में परशुराम का वो कैरेक्टर सीरियल में देखिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं देखी हूँ, 2 years बैक देखी थी, मुझे छोटा सा मौका मिला था, तो तब मुझे पता चला था ये सब यमदग्नि के बारे में, उनकी बर्थ के बारे में। तो बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है वो सब, हाँ मैम। लेकिन हाँ आप कभी देखिए, जी विष्णु मैम। पुराण बहुत अच्छा है, यमदग्नि का भी बहुत अच्छा स्टोरी है। हम्म, थैंक यू तो मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सप्तऋषि वाली बात मैं थोड़ा भूल गई थी, थैंक यू आपने बताया। थैंक यू। तो वो यमदग्नि जो है वो एक सप्तऋषि में से आते हैं। और क्योंकि जो हम जब भी अन्नपूर्णा मैम बोल रहे थे ना कि वो उनकी, उनकी पिता ऋचिका और उनकी हाँ माता सत्यवती होती है। हाँ उनके उनके पिता ऋचिका, जो है वो ऋचिका, ऋचिक होते हैं, और माता सत्यवती के सत्य। हैं पुत्र हैं ये। और ये सप्त ऋषियों में एक है जी जी यमदग्नि भी। जी जी। थैंक यू। थैंक यू। तो आज की सभा आज पूरा यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी, आपने उसमें बहुत अच्छे से जोड़ा। अन्नपूर्णा, रीटा मैम, मधुलिन जी, अनुपमा पटेल, शिरीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। नहीं, अब सोमवार को मिलेंगे। बहुत बहुत